आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एनर्जी रिसोर्सेज की बात करेंगे, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ट्विटर पे मैं आ गया हूँ, ये रही मेरी आईडी। दोस्तों एग्जाम्स जो हैं वो अब शुरू हो रहे हैं, तो मैं सोच रहा हूँ कि अब जल्दी से ये मॉड्यूल्स जो हैं वो खत्म कर दूँ। 2 मॉड्यूल बचे हैं और ये वाला जो इन्वायरमेंट वाला मॉड्यूल है ये भी बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा। मेरे ख्याल में 4-5 दिन में मैं इसको पूरा खत्म कर दूंगा। और ये टेलीग्राम चैनल है, यहाँ से आप पीडीएफ ले सकते हैं। तो दोस्तों एनर्जी सोर्सेज की बात करें तो इससे पहले हम एनर्जी सोर्सेज पे जाएं। आप मेरा फिजिक्स का लेक्चर देखिएगा कि एनर्जी क्या है, उसमें मैंने एनर्जी को बताया है। देखो एनर्जी 2 वर्ड से बना है। एक है एन मतलब एन और एक है एर्गॉन, ERGON, जिसका मतलब होता है वर्क। द एबिलिटी ऑफ अ बॉडी टू डू वर्क इज नोन एज एनर्जी। एनर्जी का फॉर्मूला भी अगर आप देखो क्या होता है, W इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। वर्क और एनर्जी एक ही चीज होती है। जब भी हम फोर्स अप्लाई करते हैं और एक डिस्प्लेसमेंट होता है तो एनर्जी रिलीज होती है। सिंपल सी बात है। तो एनर्जी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो वैसे तो एनर्जी के फॉर्म्स बहुत तरीके के होते हैं, लेकिन बेसिकली हम यहां साइंस के हिसाब से नहीं देख रहे हैं, हम यहां पे हिस्ट्री के हिसाब से, एनवायरमेंट के हिसाब से देख रहे हैं। बहुत सारे तरीके की एनर्जीज होती हैं और हम सालों से एनर्जी के ऊपर डिपेंड होते आए हैं। ठीक है, देखो प्राइमरी लेवल की बात करें तो देयर आर सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, वाटर एनर्जी। सेकेंडरी लेवल जो हम इनसे लेते हैं, जैसे सोलर एनर्जी से हम थर्मल एनर्जी लेते हैं, विंड वाटर एनर्जी से जो वाटर है उससे हम मैकेनिकल एनर्जी, और आपका विंड से हम मैकेनिकल एनर्जी, और बाकी केमिकल से केमिकल एनर्जी। और एनर्जी का हमेशा चेंज होता रहता है। एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट कैन सिंपली ट्रांसफॉर्मेशन होता है। ठीक है, मतलब कैन सिंपली ट्रांसफॉर्म। समझ रहे हो ना कि एल्बर्ट आइंस्टीन ने बोला था कि एनर्जी ना ही हम उसको बना सकते हैं ना ही खत्म कर सकते हैं, बस एनर्जी बदलती रहती है। जैसे आप बैठे हुए हो, पोटेंशियल एनर्जी, आप उठ के चलने लगो, पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होगी। सिंपल सी बात है। तो एनर्जी जो है वो बहुत सारे तरीके की आती है, लेकिन अगर हम इसको हिस्ट्री के पर्सपेक्टिव से देखें तो 2 तरीके की एनर्जी होती है। एक होती है एनिमेट। एनिमेट मतलब जो इंसान बनाता है, इंसान पे ये स्मॉल स्केल एनर्जी होती है, क्योंकि इंसान इस पे काम कर रहा है। पुराने जमाने में इंसान एनर्जी, सब कुछ इंसान के ऊपर डिपेंड था। इंसान काम करता था, इंसान एनर्जी जनरेट करता था, तो उसको हम एनिमेट कहेंगे। दूसरा होता है हमारा इनएनिमेट, ये बहुत बड़े लेवल पे होती है। ठीक है, ये इंसान नहीं बल जब बहुत सारी इंडस्ट्रीज या एक कहते हैं ना कि बड़े पैमाने पे जब एनर्जी को जनरेट किया जाता है, हम उसको कहते हैं इनएनिमेट सोर्स ऑफ एनर्जी। अब एनिमेट सोर्सेस की बात करें तो आप ध्यान दीजिए, हमको इतिहास में जाना होगा। जब एग्रीकल्चर डेवलप नहीं हुआ था तो हम हंटर गैदरर्स थे, तब भी हम एनर्जी का ही तो यूज करते थे ना। इंसान अपनी एनर्जी पे ही डिपेंड रहता था, और ह्यूमंस जो हैं वही प्रिंसिपल सोर्स ऑफ एनर्जी थे। समझे कि नहीं? उसके बाद बस हम यही कोशिश करते थे कि हम अपनी एनर्जी को, अपनी फिजिकल एनर्जी को, उस समय मेंटल एनर्जी थी भी नहीं, फिजिकल एनर्जी, जितना ज्यादा ताकतवर आप होंगे उतना आप अच्छे से शिकार कर पाएंगे। तो अपनी फिजिकल एनर्जी को कैसे हार्नेस किया जाए, हमने टूल्स बनाना सीखा। ये सब एनिमेट में आएगा, याद रखिएगा, क्योंकि एनिमेट मतलब इंसान से जो डिपेंड हो रहा हो। ठीक है, इंसान जो एनर्जी बना रहा हो। लेकिन धीमे धीमे जब वक्त आगे बढ़ा तो हमने मैकेनिकल डिवाइसेस बनाने शुरू किए, ये भी एनिमेट में ही आएगा। स्प्रिंग, स्प्रिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट डिवाइस था। बो एंड एरो, ठीक है ना, धनुष बाण, वो भी स्प्रिंग टेक्नोलॉजी पे ही तो काम करता है ना, उसमें भी एनर्जी का कन्वर्जन हो रहा है, वो भी एक एनर्जी रिसोर्स है। और वो बैटल और हंट में यूज होता था। जब भी हमको शिकार करना होता था तो हम बोस का यूज करते थे। उसके बाद एनिमल एनर्जी, सेकेंड अगेन ये एनिमेट में आ गया। एनिमल एनर्जी की बात करें, हमने जानवरों की एनर्जी का यूज किया, हमने वाइल्ड एनिमल्स को डोमेस्टिकेट करना यूज किया, हमने गाय को, मवेशियों को यूज करना शुरू किया। समझ रहे हैं? और भारत में तो ये बहुत एविडेंट था। भारत में डोमेस्टिकेशन तो बहुत पहले से ही स्टार्ट हो गया था। पेनिनसुलर इंडिया की बात करें तो एनिमल पावर को हमने नियोलिथिक साइट्स मतलब 3rd मिलेनियम बीसी में बहुत अच्छे से यूज किया है। अगर हम इस तरीके की एनर्जी को देखें कि एनिमल को हमने कैसे हार्नेस किया है, तो आप रॉक पेंटिंग्स देखिए मोराना पहाड़ की, मिर्जापुर में, MORHANAPAHAR, मोराना पहाड़, मिर्जापुर उत्तर प्रदेश में है ये। वहां पे पेंटिंग्स में बकायदा दिखाया जाता है। जो पेंटिंग्स मिलती है ना बड़े बड़े पहाड़ों के अंदर, उसमें बताते हैं कि पहले कैसे सब ऑपरेट होता था। उसमें 2 रथ दिखाए गए हैं जिसको 6 हॉर्सेस खींच रहे हैं। तो ये देखो एनर्जी तो हो गई ना ये, समझे कि नहीं? जैसे
आज आप गाड़ी चला रहे हो, गाड़ी भी एनर्जी आपको दे रही है, इंजन से वो एनर्जी ले रही है। इंजन का जब से स्टीम इंजन डेवलप हुआ तब से सब बदल गया, इंडस्ट्रीज डेवलप होना शुरू हो गई और सब उसी टेक्नोलॉजी पे काम करने लगे। आज भी वही टेक्नोलॉजी, इंजन जो है वो भी तो ट्रांसफॉर्म करती है ना। वो क्या हीट एनर्जी, आप जो पेट्रोल आप यूज कर रहे हो उसको क्या हीट एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में आपका इंजन ट्रांसफॉर्म करता है, एनर्जी का ही ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, तभी पूरी दुनिया चल रही है। पहले जमाने में ऐसा नहीं होता था। तो अगर मान लो मैंने अपनी गाड़ी से इंजन हटा लिया तो गाड़ी चलेगी नहीं? चलेगी। हम 6 घोड़े बांध दें, वो भी तो एनर्जी है ना, वो भी एनर्जी कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। लेकिन अगर हम घोड़े बांध दें तो जितना इंजन, जितनी एफिशिएंसी इंजन की होगी उतनी एनर्जी घोड़ों की नहीं होगी। तो एनिमेट फॉर्म ऑफ एनर्जी हो गया, समझे कि नहीं? तो डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल बहुत इंपॉर्टेंट था। जैसे गाय, काउ डंग, गाय के गोबर से हम एनर्जी, भाई गाय के गोबर से हम फायर जलाते हैं, आग, वो भी तो एनर्जी है। केमिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू, नहीं सॉरी, हाँ, केमिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू मैकेनिकल एनर्जी। गाय के गोबर से हम आग जलाते हैं, ठीक है। तो एनिमल के एक्सक्रीशन से हमने एनर्जी बनाई, हमने फर्टिलाइजर, उसको एज अ फर्टिलाइजर की तरह यूज करना शुरू किया ताकि एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन को बढ़ाया जा सके, ठीक है। तो ये चीज है। लेकिन उसके बाद हम देखते हैं इनएनिमेट एनर्जी आई। इनएनिमेट एनर्जी आई जब हमने फायर को डिस्कवर किया, ठीक। जब हमने फायर को डिस्कवर किया, इनएनिमेट एनर्जी मतलब बड़े पैमाने पे। अब यहां पे ह्यूमंस काम नहीं कर रहे हैं, यहां पे हमने थोड़ी बहुत मशीन्स एक्सटर्नल यूज कर रहे हैं। बेसिकली इसको हम एक्सटर्नल इनएनिमेट एनर्जी कह सकते हैं। जब फायर का यूज किया, फायर का यूज कैसे? जब हमने प्लांट्स को जलाया, जो प्लांट सूख गए थे उसको जलाया, एनिमल वेस्ट का यूज किया, तो हमने क्या किया? हमने एनर्जी बनाई। हम उस एनर्जी को हीटिंग और कुकिंग के लिए यूज करते थे। फॉरेस्ट रिसोर्सेज जो कि इनएनिमेट एनर्जी में आएंगे, फॉरेस्ट रिसोर्सेज का हमने यूज करना शुरू किया। फॉरेस्ट रिसोर्सेज जो हैं वो एज अ रॉ मटेरियल हमने यूज किए ताकि हम घर बना सकें, फर्नीचर बना सके, एग्रीकल्चरल टूल्स, कार्ड्स, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, हैंडीक्राफ्ट, लकड़ियों का यूज करना शुरू किया। लकड़ी फॉरेस्ट से आते थे, समझ रहे हैं? तो ये अर्ली अटेम्प्ट अगर बात करें इनएनिमेट एनर्जी को हार्नेस करने की, तो यहां पे बहुत कोशिशें की गई, लेकिन इसमें सबसे इंपॉर्टेंट रहा आपका वाटर। वाटर एक इनएनिमेट सोर्स ऑफ एनर्जी है, नेचुरल फॉर्म है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वाटर, सोलर, ये सब इनएनिमेट सोर्स है। तो वाटर बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि वाटर से हमने बहुत कुछ किया। हमने वाटर को इरिगेशन के लिए यूज किया, ठीक है। अगर आप अर्ली सिविलाइजेशन की बात करें, भारत में इंडस वैली सिविलाइजेशन, उसने पानी का बहुत अच्छे से बकायदा छोटे छोटे बांध बनाए गए, बंद बनाए गए ताकि वाटर को डाइवर्ट किया जा सके, समझे? तो ये करना शुरू किया। तो अब हम कंजम्पशन की तरफ बढ़ रहे हैं। हमने कंज्यूम किया एनर्जी को, हमने नेचर ऑफ एनर्जी कंजम्पशन को समझा कि हमको एनर्जी को कैसे यूज करना है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट एग्रीकल्चर है। जब एग्रीकल्चर बढ़ा तब हमको यह पता चला कि हमको एनर्जी को कैसे यूज करना है और एनर्जी का कंजम्पशन मल्टीप्लाइड हो गया। जैसे उस समय मशीन्स तो आई नहीं थी, तो डोंकी ड्रिवन मिल्स था, है ना। यहां पे मैन पावर को एनिमल पावर से हमने रिप्लेस कर दिया है। डोंकी ड्रिवन मतलब गधे जो है, आपने देखा होगा इस तरीके का एक व्हील होता है और ऐसे आसपास गधे जो है जानवरों को ऐसे घुमाते थे हम लोग। तो डोंकी ड्रिवन मिल्स थी जो कि ओर को क्रश करने में काम आता था ताकि हमको मेटल्स मिल सके। हम ओर को क्रश करते थे, लेकिन वो सब जानवरों के द्वारा हो रहा था। अभी तक हमने बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज नहीं बनाई। तो पहला जो इंपॉर्टेंट कंजम्पशन हुआ जब हमने सीखा, हमने एनिमल्स को यूज करना शुरू किया, सबसे पहली बात। दूसरा बहुत बड़ा डेवलपमेंट है जब हमने वाटर और विंड एनर्जी को यूज किया। वाटर और विंड एनर्जी को हमने एग्रीकल्चर, इरिगेशन पर्पस के लिए यूज किया। वाटर को हमने यूज किया ताकि हम अपने लैंड्स को कल्टीवेट कर सके। मैंने बताया ना, बहुत सारे, जितने भी आप मेसोपोटामिया देख लीजिए, ठीक है, वो टिग्रिस और यूफ्रेट्स रिवर पे के किनारे बसाई गई थी। आप इंडस वैली सिविलाइजेशन, जितने भी अर्ली सिविलाइजेशन हैं, आप चाइनीज सिविलाइजेशन देख लीजिए, वो येलो रिवर के पास बसाई गई थी। पानी का हम यूज कर सके, वाटर एनर्जी का हम यूज कर सके ताकि सॉइल को फर्टाइल बनाया जा सके, ठीक है। और सॉइल भी एक बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स था। अगर फर्टिलिटी होगी तभी तो हम एग्रीकल्चर कर सकते ना, खेती कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए भी प्रॉब्लम थी, हम इस एनर्जी का यूज कैसे करें? तो व्हील्स बनाए गए, वाटर व्हील्स जिनको बोला जाता था। वाटर व्हील्स, पानी जो था इन व्हील्स को घुमाता था, जो कि आपके ओर को ग्राइंड करने में काम आता था, ग्रेन्स को ग्राइंड करने में काम आता था। भाई आज देखो, आज देखो कंसेप्ट वही है।
हमको घुमाना है, बेसिकली रोटेशन ज्यादा चाहिए ताकि जो एनर्जी हम चाह रहे हैं वो मिल जाए, करंट डेवलप हो। और पहले क्या होता था, आज वो मशीन करती है, वो बिजली करती है। जैसे आपकी मोटर है, टुल्लू है, उसमें आपके वो अल्टरनेटिंग करंट से चलेगी, उसमें बाकायदा आपके आर्मेचर होता है, वो भी तो रोटेट ही करता रहता है ना। और वो जब रोटेट करता है तो उससे पावर जनरेट होती है, और पावर जनरेट होती है तो पानी ऊपर जाता है। सेम चीज पहले होती थी, लेकिन पहले मशीन्स नहीं थी। पहले हम वाटर व्हील्स लगाते थे, पानी के बाहर व्हील्स लगा देते थे और पानी उसको घुमाता था, जिससे बड़े बड़े काम होते थे, समझे। और फिर हम देखते हैं सबसे बड़ा डेवलपमेंट आया स्टीम पावर का। स्टीम पावर से तो खैर जेम्स वॉट ने जब 1765 में स्टीम इंजन को कहते हैं कि डेवलप किया, उसके बाद तो सब बदल ही गया। फिर तो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज लगना शुरू हो गई, ठीक है। तो ये जो वाटर व्हील्स थे ये चाइना में यूज होता था। चाइना में बड़े बड़े शाफ्ट, वाटर व्हील्स के बड़े बड़े शाफ्ट यूज किया जाते थे। फिर यूरोप, वैसे आपको बता दूं कि चाइना से ही फर्स्ट सेंचुरी एडी में ये काफी फैला है। और फिर यूरोप में रोमन आर्किटेक्ट और इंजीनियर थे ना, विट्रूवियस 27 बीसी में। रोमन मिल्स बहुत फेमस थी उस समय। ये बेसिकली यूज करते थे स्ट्रीम वाटर का, ओशन टाइड्स का यूज करते थे ताकि वाटर व्हील्स को ड्राइव किया जा सके, जैसा अभी मैंने बताया। उसके बाद विंड मिल्स थी, वाटर मिल्स की तरह विंड मिल्स भी बनाई गई, हवा से हम एनर्जी बनाते थे। तो आप देख सकते हैं कि हमने बहुत सारे सोर्सेस को लिया है, लेकिन फिर जब स्टीम इंजन आया तब सब कुछ बदल गया। फिर उसके बाद माइकल फैराडे आ गए। माइकल फैराडे ने तो सब क्रांति ही ला दिया, सब कुछ। माइकल फैराडे का जो इंडक्शन लॉ है, ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन जो होता है, ठीक है, फ्लक्स वाला जो लॉ है, E इक्वल टू माइनस d∅dt, तो माइकल फैराडे ने, वो तो खैर अलग ही लेवल का है। उससे तो आज जितनी भी मॉडर्न टेक्नोलॉजी सब इसी से चल रही है। इलेक्ट्रिक फील्ड से मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड से इलेक्ट्रिक फील्ड इफेक्ट होगी। आप माइकल फैराडे, मेरा लेक्चर देखिएगा माइकल फैराडे पे, मैंने उसमें बताया है। तो यहां पे इलेक्ट्रिकल जनरेटर्स का जो है वो कंसेप्ट आया। माइकल फैराडे ने इलेक्ट्रिकल जनरेटर्स को देख, कहते हैं कि डेवलप कर दिया। तो ये थर्मल एनर्जी को क्या करते थे मैकेनिकल एनर्जी में, और मैकेनिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेट करता है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये जो सोर्सेस हैं जो हमने एनर्जी को कंज्यूम करना सीखा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और आप देखेंगे कि ये सब कुछ एनवायरमेंट पे डिपेंडेंट रहा है। अगर पानी नहीं होता, सोलर एनर्जी नहीं होती, तो क्या हम इन सबको यूज कर पाते? नहीं कर पाते, बिल्कुल नहीं कर पाते। तो ये लेक्चर था, आई होप आपको पसंद आया होगा। कल हम वाटर सोर्सेस के बारे में जानेंगे। कुछ रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।